हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 ऑफ मैथ्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ आवर एंटायर सिलेबस। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ कंसेप्ट आए तभी आपको इसके क्वेश्चन बनेंगे। एक दो है जैसे कि बायस थ्योरम है, कंडीशनल प्रॉपर्टी, कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, तो वो सब आपको जरा सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो आप इस चैप्टर के साथ अच्छे से डील कर सकते हो। और ये आता भी अच्छा खासा है, 5 से 6 मार्क्स का आपके लिए आएगा। तो ये बहुत इन कॉम्बिनेशन अच्छा चैप्टर है और हट के थोड़ा, नॉट लाइक कैलकुलस जो कनेक्शन हो किसी भी चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, दैट इज इफ पी ए इज इक्वल टू 7/13 एंड पी बी इज इक्वल टू 9/13, देन पी ए union AB is equal to 4/13, then what is the value of P A by P। तो ये आपको अब निकालना है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज तो आपको समझना है कि एक चीज होती है यूनियन ए बी और एक चीज होती है अपनी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कंबाइंड एरिया होता है। जैसे मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताऊं, अगर ये ए प्रोबेबिलिटी ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट बी है, तो ये वाला जो मेरा एरिया है क्रॉस सेक्शन वाला, दिस इज इंटरसेक्शन, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये यूनियन ए बी है, ये है कि एक्सक्लूसिवली, मतलब ए भी अगर कर रहा है बी भी अगर कर रहा है। जब आप इसका फॉर्मूला निकाल के लिखते हो, अगर आप लिखोगे पी ए यूनियन बी, तो वो आपका निकल के आता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन वाला एरिया। देखो ए और बी तो ऐड हो जाएगा और इंटरसेक्शन वाला डबल से ऐड हो जा रहा है। जब ए भी ऐड कर रहे हैं तो भी ऐड हो रहा है, बी भी ऐड कर रहे हैं तो भी हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये इंटरसेक्शन वाला एरिया जो है वो माइनस कर देते हैं। सो दिस बेसिक रूल आपको याद रखना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अपने को निकालना है, अब ये सब टर्म्स पढ़ना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है। ए डैश बी लिखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल सा होता है कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी निकालना होता है हमको। तो देखो अब सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 4/13, पी बी आपका दिया हुआ है 9/13। तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में आप वैल्यूज डाल दोगे और ये सॉल्व होके 13 4/9 आ जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है और हम ऐसे करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले 2-3 चीज समझनी थी अपन को कि यूनियन क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया, इंटरसेक्शन क्या होता है वो बता दिया, ए हाइफन बी जो वहाँ पे लिखा उसका मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आना था, वो मैंने बता दिया, ए बाय बी जो लिखा हुआ था डिवीजन में। तो इस तरीके से हमको अलग अलग कंडीशंस होंगी प्रोबेबिलिटी, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो पता होने चाहिए, तब हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। होती क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी A by B represents that probability of event A occurring given that event B has occurred. We calculate it by dividing the probability of the intersection of A and B by the probability of B. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है, कई बार आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा तब आपको वैल्यूज नहीं दी होंगी, कैसे आएगा वो हम फर्दर क्वेश्चन में डील करेंगे। नेक्स्ट वन इज टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ओनली इफ एंड ओनली इफ। तो ये वाला उसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है कि अगर दो इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन का पी ए डॉट पी बी हो जाता है। क्या होता है, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट मीन्स द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर। दिस इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस वन। एन इक्विवेलेंट डेफिनेशन इज पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए और पी बाय ए पी बी, बट ऑप्शन बी रिक्वायर्स बोथ कंडीशंस व्हिच इज redundant since either one implies the other for events with positive probability। तो क्या याद रखना आपको, इंडिपेंडेंट जब भी होंगी इवेंट तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है दैट इज बाय ऑप्शन सी वो होल्ड गुड करेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर कोई इवेंट्स हो रही दैट इज E1 E2 En इवेंट्स। अब देखो इवेंट क्या होती है, जैसे अपन एक इवेंट लेते हैं, अपन टॉस कर रहे हैं कॉइन को, ठीक है, एक बार टॉस किया दैट इज इवेंट 1, 2 बार किया दैट इज इवेंट 2, 3 बार किया दैट इज इवेंट 3। सो दीज आर कॉल्ड इवेंट। देन फॉर एनी इवेंट ए, तो जो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वो क्या कहता है ना कि पी ए इज इक्वल टू दिस वन, टी ई वन इवेंट 1
व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इवेंट वन ऑलरेडी अकर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई, फिर E2 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब अगर कंटिन्यूटी में कुछ होते जा रहा है, जैसे सपोज इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है कि अगर बैग में बहुत सारी बॉल है, 13 बॉल्स हैं और सपोज कुछ रेड हैं और कुछ ब्लू है, तो आप अगर बोलो कि मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालो रेड बॉल निकालने की, तो जब आप 13 में से पहली पिक करोगे तो एक इवेंट कंटिन्यूस में हो गई, यानी कि एक बॉल सपोज कोई भी पिक हुई रेड आई, तो अब नेक्स्ट इवेंट के लिए क्या होगा, रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी बाय 12 हो जाएगी, क्योंकि आपका जो डेटा सेट है वो भी कम हो रहा है, एक बॉल पिक हो गई, तो उसी पे ये बेस्ड है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे इसको तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट इफ द सैंपल स्पेस इज पार्टीशन्ड into events E1, E2, En mutually exclusive and collectively exhaustive, then for any event A the probability of A is the weighted sum of the conditional probabilities of A of each partition with weights being the probabilities of the partitions themselves. This theorem is essential for problems involving multiple possible scenarios. तो ये हमारी क्या है, थ्योरम है ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब हम इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से देखेंगे इसमें, इसलिए मैंने ये वाले इस चैप्टर के लिए बेसिकली 10 ही MCQ रखे हुए हैं, क्योंकि हम इन डिटेल शॉर्ट आंसर में 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के, 5 क्वेश्चन हम लॉन्ग आंसर में करेंगे, तो पूरा हमको प्रोबेबिलिटी में ग्रिप आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम रखे हुए हैं। अब देखो, इफ A and B are two independent events, probability of occurring A is 0.4, PB is 0.5, then P inter, तो क्या है अपना सिंपल सा फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, दैट इज P इंटरसेक्शन AB। क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, PA डॉट PB हो जाता है। तो PA हमारा दे रखा है 0.4, PB दे रखा है 0.5, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे निकल के, सॉरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हुए हैं और जो हमारा एडिशन फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज होगा, दैट इज, मैंने आगे ही आपको बताया था कि उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, PA प्लस PB, और क्योंकि वेन डायग्राम्स मैंने आपको बताया था एक सेक्शन क्या होगा 2 बार ऐड हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमको माइनस करना होगा। ये चीज भी अकर होगी जो मैंने बताई आपको कि P इंटरसेक्शन ही PA और PB के बराबर होगा डॉट के, लेकिन हमको भी पूछा नहीं हुआ, हमको यूनियन पूछा हुआ है। अगर सपोज इंटरसेक्शन पूछा होता तो उस केस में हम क्या करते, डायरेक्ट ये वाला, दैट इज दिस रिलेशन, तो हम ये यूज कर लेते, लेकिन अभी अपन को क्या यूनियन पूछा हुआ है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला एडिशन वाला यूज करना होगा। सिंपल है, 0.4, 0.5 और PA इंटरसेक्शन AB, यानी कि ये भी देखो ये यूज ही हो गया हमारा, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये यूज हुआ, इससे हमारी वैल्यू क्या आई, 0.2 निकल के आई। तो अब सारी वैल्यूज रख के हमको आंसर निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.7 आ रहा है। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखो, बॉल वाला एग्जाम्पल बोल रहा था आगे, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। अब देखो पूरी कंटिन्यूस में चल रही इवेंट्स, तो क्या होगा, टोटल बॉल्स कितनी हमारी 7 है, तो पहले क्या करना है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर ब्लैक, तो पहले वाले के लिए ब्लैक की क्या होगी 4/7, ठीक है प्रोबेबिलिटी। लेकिन नेक्स्ट वाले के लिए क्या होगी, अब बॉल 6 हो जाएंगी नेक्स्ट टाइम में, एक क्योंकि उठा ली, अब कोई भी हो जो मर्जी, तो अगर एक उठा ली मेरी, तो अब ब्लैक बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, क्योंकि ये अब कैसी प्रोबेबिलिटी चल रही है कि अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लैक ही उठाएगी, तो इस केस में ये मेरा आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, फॉर गेटिंग व्हाट, ब्लैक बॉल फॉर बोथ ब्लैक। सो ये 4/7 इंटू 3/6 सिंप्लीफाई करके 2/7 आपका आंसर रिपोर्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ 3 coin toss experiment, what is the probability of getting exactly 2 heads? तो इसमें तो देखो एक तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका जो काउंटिंग टेक्निक हम बोलते हैं, वही आप करोगे तो सबसे बेस्ट है। जब अगर आप 3 कॉइन फ्लिप करोगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं, ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं कि सपोज अगर पहला हेड आया तो दूसरा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, तीसरा क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, फिर पहला हेड ही मैं रहने दूं तो दूसरा हेड आ सकता है, तीसरा टेल आ सकता है, ठीक है, आपस में फ्लिप। हाँ अब देखो ये सब कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे हम निकालेंगे फॉर अ प्रोबेबिलिटी केस। तो अगर 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं और उनके क्या आउटपुट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या 2 आएगा, यानी कि 2 रिजल्ट पॉसिबल और 3 टाइम्स, तो ऐसे केस में आते हैं 8 हमारी टोटल इवेंट्स बनेंगी। अब सपोज डाइस का होता है कि अगर 2 डाइस आर रोल्ड तो एक डाई रोल करने में कितने आ सकते हैं आउटकम्स, 6 आ सकते हैं, तो अगर 2 होंगे तो 36 आता है आंसर। अगर सपोज 3 डाइस होंगे
तो 2 1 16 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सब बेसिक कुछ कंसेप्ट होते हैं। तो अभी अपने को पता है कि 8 केस बनने वाले हैं। अब ये अपने को पता है तो अपन से गलती नहीं होगी, तो ये हो गया। ठीक है, अब पहला हेड आया तो दूसरा भी हेड आ सकता है और तीसरा टेल आ सकता है, और क्या हो सकता है कि लास्ट वाला भी हेड आ जाए। तो देखो हेड वाले हमारे सारे हमने बना लिए। अब सेम टेल का कर लेते हैं। तो देखो ये 8 के अलावा अब आप चेक कर सकते हो ये मैच भी नहीं खाने चाहिए कहीं से कहीं तक। तो ये एक हेड आ सकता है, यहाँ 2 हेड आ गए और यहाँ पे टेल्स आ सकता है, यहाँ पे हेड 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 आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेल वाला इवेंट रिपीट हुआ है। ठीक है, हेड आएगा पहली वाले में, दूसरे वाले में टेल्स आ सकते हैं, हेड आ सकता है, फिर दूसरे वाले में हेड आ सकता है, इधर टेल्स आ सकता है। तो एक इवेंट क्या होगा कि यहाँ पे ही हेड आ जाए, ये हो गया, तो वो एच एच टी वाला एक बन जाएगा अपना। ठीक है, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, बीच में हो गया प्लेसमेंट, टी एच एच यहाँ आ जाएगा, टी एच एच। ठीक है, टी टी एच हो गया, टी 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 हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये हो गए अपने सारे यहाँ पे इवेंट्स, एच टी एच, एच एच टी, एच एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी एच एच और टी टी टी। ठीक है, अब हो गए सारे हमारे यूनिक। अब अपने को पूछा क्या है ये देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो हमको एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए। अब ये ऑर्डर में नहीं बोला है, तो अपने क्या क्या कॉम्बिनेशन हेड वाले ये सारे बन रहे हैं। तो अब ये पूछा क्या है कि एग्जैक्टली 2 हेड अकर करें। तो देखो पहले वाले में 2 हेड है, ठीक है, ये काउंट 2 हेड है काउंट, इसमें 1 है नहीं काउंट, इसमें 3 है लेकिन 2 तो है, एग्जैक्टली 2 बोला है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली 2 बोला है। तो 2 ये केस हो गए और एक ये वाला हो गया। तो हमारे इन टोटल 3 केस बनेंगे और टोटल कितने केसेस हो रहे हैं, 8 हैं, ये काउंट आप कर सकते हो, टोटल 8 केसेस हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/8। तो ये भी आप काउंटिंग टेक्निक से निकाल सकते हो। और ऐसे करोगे तो क्या आएगा, 2 हेड्स चाहिए एग्जैक्टली, तो क्या क्या बनेगा, हेड हेड टेल्स, हेड टेल्स हेड और टेल्स हेड हेड। तो इनकी प्रोबेबिलिटी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो हेड के लिए क्या है 1/2, हेड के लिए 1/2 1/2 और 3 टाइम्स ऐसा बनना है तो 3 कॉमन ले लेंगे अपन, मतलब ये सारी कॉमन आएंगी 1/2 2 है, तो ये 1/8 हो जाएगी 3/8। तो ये आपका क्या है मेथड नंबर 2 है। एक क्या है ये मेथड नंबर 1 काउंटिंग। तो अब ये क्या है काउंटिंग वाला मेथड फेल हो जाता है कई केसेस में, क्यों, क्योंकि यहाँ तो केसेस सिंपल है, सिर्फ अपने को 8 ही बनना है, लेकिन जब 216 बनेंगे सपोज तो आप कितना काउंट करोगे। तो उस केस में क्या होता है कि हम ऐसे मैथमेटिकली करना फीजिबल हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ ई एंड एफ आर द इवेंट्स व्हाट इज पी। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा, लेकिन अब यहाँ पे क्या है झोल है, यहाँ पे एफ डैश है। तो एफ डैश क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एफ है, अगर पी एफ है तो पी एफ डैश डिफाइंड होता है कि जब वो अकर ना करे, यानी कि ये वाला ये चीज आपको यहाँ पे पूछी हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है, पी डैश एफ हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 1 माइनस पी एफ होगा, पी एफ दे रखा है 0.6 आ गया। ठीक है, अब पी ये वाला सॉल्व करेंगे अगर हम यूनियन वाला, तो क्या फॉर्मूला होता है एडिशन का, पी एफ डैश और ये, अब पी ई मेरा दे रखा है 0.6 तो ये हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन ई एफ दे रखा है 0.02 तो ये भी हम वैल्यू डाल देंगे। और निकालने को क्या बोला था, यूनियन वाला फॉर्मूला हमको बोला था, तो ये निकल के आ गया 0.04। तो ये देखो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज दिस वन। तो कुछ है नहीं, एडिशन फॉर्मूला ही है, हमको बस उसको इधर उधर करके वैल्यूज अपनी निकालते आनी चाहिए, तो वो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो देखो अगर फैमिली के 2 चिल्ड्रन हैं और गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रन। तो अब इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो क्या होगा, अगर 2 चाइल्ड हैं तो दोनों बॉयज हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, या एक बॉय एक गर्ल होगा। ठीक है, या पहला वाला गर्ल होगा और दूसरा बॉय होगा। ठीक है, तो ये 4 ही केस बन सकते हैं। ठीक, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये वाला केस जो क्या है, इसमें बोला है एक चाइल्ड ही हमको बॉय रखना है, तो ये दोनों तो वन एंड ओनली एक ही केस बन गए। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या दिखा रहे हैं कि एक ही बॉय हो रहा है एक गर्ल हो रहा है। अब आगे इधर उधर से इनको कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो अब बोला क्या है अपन को कि अगर गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो वन ऑफ देम बॉय है, ये तो अकर हो ही गया कि एक तो है। तो बॉय वाले देखो केस अगर अपन बनाए तो ये वाला है वन ऑफ द बॉय, जब ये सिर्फ एज का फर्क है कि सपोज पहले बॉयज आए फिर का, तो ये वाले हमारे 3 केस बन रहे हैं। तो वन ऑफ देम ऑलरेडी बॉय है। अब सेकंड वाले बॉय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन 30 में से कोई एक केस, दैट इज 1/3 प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अपना फेवरेबल केस कौन सा होगा, ये वाला, और सैंपल स्पेस कौन सी होगी, ये 3। तो आंसर विल बी 1/3, दैट इज ए। नेक्स्ट वन, अ फेयर डाई इज रोल्ड, लेट a is equal to 135 and b is equal to 2345, then what is pa by b। तो pa by b मेरा क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a when b has already occurred। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, इंटरसेक्शन ab एंड pb। तो देखो a में ये है 135 और b में क्या है 2345, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो 3 और 5 हो रहा है, तो 3 और 5 में हो रहा है, तो इंटरसेक्शन 3 और 5 में। और pb मेरा क्या है 4 है। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, टोटल डाइस की प्रोबेबिलिटी इसकी b की क्या होगी, 4 ये नंबर्स दे रहे हैं डाइस के, 4/6, इसी क्या है 3/6, और इंटरसेक्शन क्या होगा 25 की 2/6। तो फॉर्मूले से मेरे को अब सारी प्रोबेबिलिटी पता है, p इंटरसेक्शन ए बी की वैल्यू में डाल दूंगा, दैट इज 2/6 डिवाइड बाय पी बी 4/6। तो आंसर मेरा आ जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। तो इस तरीके से भी हम सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर MCQ सीरीज फॉर प्रोबेबिलिटी इज, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और पी ए और पी बी दिए, और फिर से वही वाला आ गई कहानी। तो हमको क्या निकालना है, पी ए डैश यूनियन बी डैश। तो उस केस में क्या होगा, फॉर्मूला हमारा दी हुई है, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स दी हुई हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पी यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश पी बी डैश। लेकिन दिक्कत क्या है, हमको यहाँ पे पी ए पी बी दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी डैश ए निकालने के लिए क्या होता है, 1 माइनस पी हो जाएगा। सिमिलरली पी डैश बी निकालने के लिए क्या होगा, 1 माइनस पी बी हो जाएगा। तो वैल्यूज दी हुई हैं, तो 1 माइनस 0.3 और 1 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 0.6। तो दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं। अब इंडिपेंडेंट तो क्या रिलेशन आता है, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई। सो दिस विल गिव अस 0.42, दैट विल बी आवर आंसर। सो दिस लीड्स अस टू एंड ऑफ आवर MCQ राउंड सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 13, दैट इज प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम शॉर्ट आंसर कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के, और एट लास्ट हम लॉन्ग आंसर करेंगे। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में आप इतना ही कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।